हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे पूर्व में हुई हिंदी भर्ती परीक्षा के जो पेपर थे उसका ये सॉल्व पेपर। तो ऐसा अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट हो या स्टेट टेट्स हो, तो उनके लिए ये काफ़ी जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2016 का ये पेपर है जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। तो इस पहले पार्ट में हम इसके जो 30 प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे और बाकी के जो प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस पेपर में आए थे। तो फ्रेंड्स, इस पेपर का जो पहला प्रश्न है वो है निम्नांकित में विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला मानो, दूसरा ताकि, तीसरा यदि या चौथा वाह। तो देखिए, जो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है तो कौन सा आंसर है यहाँ पर? वाह। तो जो विस्मयादि बोधक होते हैं उनके आगे ये आप चिन्ह भी याद रखिए। तो फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं? तो फ्रेंड्स, जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसके समूह का जिससे पता चलता है। तो यहाँ पर अगर हम सभी ऑप्शन देखें तो अगर आपने संज्ञा पढ़ी हो तो देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है इसमें सभी क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है जहाँ पर विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। और दूसरा हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसमें सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा ऑप्शन में देखिए जयपुर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो ये भी ऑप्शन गलत है। चौथे में गंगा नदी का नाम, हिमालय, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ऐसे प्रश्न जिसमें नहीं है दिया है, आपको ध्यानपूर्वक ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है क्योंकि इसमें ऐसा युग्म चुनना है जिसमें सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो अगर हम सभी यहाँ पर ऑप्शन को देखें तो सीधे अगर आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी है और संज्ञा पढ़ी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चौथा ऑप्शन है इसमें ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। तो देखिए ये तीनों क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा हैं, भाववाचक नहीं है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सर्वनाम प्रयोग नहीं हुआ है तो इसमें भी नहीं पूछा गया है। तो देखिए, जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है इसमें क्या होती है, एक कंडीशन होती है पहले वाक्य की दूसरे वाक्य के साथ क्या होता है, संबंध होता है। तो जैसे आप जो न करो सो थोड़ा है, तो देखिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, यानी कि ये भी जुड़े हुए हैं। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ पर तो देखिए ये एक तुम अपनी पुस्तक पढ़ो आज्ञा दी गई है तो ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी चौथा ऑप्शन देखें, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, देखिए दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंध है तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर तुम अपनी पुस्तक पढ़ो ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। पांचवा प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें जो करता है वो किसी दूसरे से कोई कार्य करवाता है या प्रेरणा देता है उसे करने की। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है गोविंद ने राम को जगवाया। तो देखिए गोविंद ने राम को जगवाया यानी उससे कार्य करवाया। दूसरा है रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है। तो यहाँ पर रमेश खुद न करके किससे कटवाता है, मजदूर से। तीसरा है प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है। तो यहाँ प्रशांत खुद नहीं कर रहा है बल्कि अनिल से वो कार्य करवा रहा है। अगला है चौथा, वह खाना खाकर सो गया। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है बल्कि पूर्वकालिक क्रिया है। वह खाना खाकर सो गया यानी पहले उसने खाना खाया फिर सो गया, तो देखिए वो खुद ही कर रहा है कार्य यहाँ पर, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है।
अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो मिश्र वाक्य, इसमें कंडीशन होती है मिश्र वाक्य में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। अगला है जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो देखिए जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, ये तो मिश्र वाक्य ही है, लेकिन यहाँ पूछा गया नहीं है। अगला प्रमोद ने कहा कि मैं गाँव नहीं जाऊँगा। अगला है यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो तीसरा है, प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, तो ये मिश्र वाक्य नहीं है, बल्कि बाकी सभी क्या हैं, मिश्र वाक्य हैं। सातवां प्रश्न है द्वंद्व समास किस समास में शब्द में नहीं है। तो देखिए द्वंद्व समास किस में नहीं है, हरिहर इसमें द्वंद्व समास है, शीतोष्ण शीत या उष्ण इसमें भी है द्वंद्व समास, गौरी शंकर गौरी और शंकर इसमें भी द्वंद्व समास है, लेकिन पूछा गया नहीं। तो देखिए मंत्री परिषद यानी मंत्रियों की परिषद, ये द्वंद्व समास नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। अगला प्रश्न है आठवां, किस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो अगर आपने समास पढ़े तो आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है, तो किसमें होता है, कर्मधारय समास में। नौवां प्रश्न है वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए जो वागीश होता है वो संधि विच्छेद क्या होता है, वाक धन ईस। तो अगर आप संधि नियम पढ़ेंगे जब व्यंजन संधि के, तो आप अगर गहराई से पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जो पहला, हर पंक्ति में जो पहला व्यंजन होता है वो तीसरे में बदल जाता है, एक नियम है उसमें, तो आप जरूर पढ़िएगा। तो कौ किस में बदल गया, गौ में, तभी हो गया वागीश। 10वां प्रश्न है इनमें से विशेषण उपवाक्य है। तो विशेषण उपवाक्य इसमें से कौन सा होगा। तो जो 10वां है इसका सही हो जाएगा जो रुपए मुझे मिले वे खर्च हो गए। अगला प्रश्न है 11वां, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो वाक्य अगर आपने भेद पढ़े हों, सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य रचना के आधार पर, तो ये 3 होते हैं। तो संयुक्त वाक्य इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी, ये तो नहीं हो सकता। यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था, ये भी नहीं है संयुक्त वाक्य। बच्चे को उसकी पुस्तकें लौटा दो, ये भी नहीं है। तो जो चौथा है लड़का आया किंतु वह रुका नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। बारहवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो पूछा गया व्यंजन संधि है। तो पहला है नमस्ते, दूसरा है नीरस, तीसरा है तदनुसार, चौथा है अत्याचार। तो ध्यान देंगे तो जो नमस्ते है इसका होता है नमहते, ये कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। नीरस का क्या हो जाएगा, निह रस, ये भी नहीं हो सकता। अत्याचार, ये तो अत्याचार ये कौन सी है, ये स्वर संधि में आता है। जो तदनुसार है, तदनुसार, ये क्या हो जाएगा, ये है व्यंजन संधि। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, तदनुसार। 13वां प्रश्न है इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है। तो देखिए ऐसा समास, तत्पुरुष समास ऐसा जिसमें क्या हो, जिसमें अलगाव का पता चले, यानी जिसमें क्या होता है, कहीं से कोई किसी से अलग होता है। तो देखिए पदच्युत, शोकाकुल, बाढ़ पीड़ित, हस्तलिखित। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पदच्युत है इसका अर्थ होता है पद से च्युत, यानी कि पद से हट जाना। तो यहाँ देखिए पद से कोई अगर हट जाता है तो वो अलग हो गया, तो यही होगा हमारा आंसर, पदच्युत अपादान तत्पुरुष।
अगला प्रश्न है, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? तो देखिए प्रज्वलित इसमें है, प्रत्यक्ष, अगला है प्रचार और अगला है प्रकाशित। तो इसमें किसमें प्र उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग वैसे कहाँ पर लगते हैं ये आपको पता होगा, किसी भी शब्द के शुरू में लगकर ये उसका अर्थ बदल देते हैं। कहाँ लगते हैं? शुरू में। और एक होते हैं प्रत्यय, प्रत्यय ये कहाँ लगते हैं? अंत में। तो यहाँ पर देखिए जो प्रत्यक्ष है इसमें कौन सा होगा? प्रति। इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्र नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। 15वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? अब देखिए अभी बताया था प्रत्यय ये किसी भी शब्द के अंत में बदलकर उसका अर्थ बदल देता है। पहला है मददगार, गुनहगार, यादगार या उद्गार। तो देखिए उद्गार, इसमें गार प्रत्यय नहीं है। 16वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है? सहचरी, ललना, आली, सहेली। तो देखिए जो ललना है ये सखी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी सखी के हैं। सखी यानी कि जो महिला मित्र है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है? यानी कि विलोम शब्द है। पहला खंडन मंडन, ख्यात प्रख्यात, विज्ञ अभिज्ञ, कदाचार दुराचार। तो ध्यान दीजिए जो विलोम शब्द होते हैं वो किसी शब्द के विपरीत होते हैं, विपरीत जो अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? तीसरा विज्ञ, इसका उल्टा हो जाएगा अभिज्ञ। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थक में नहीं है? वचन, सरस्वती, रचना या तीर। तो जो वाणी है ये तीर इसके अनेकार्थक में नहीं आता है। 19वां प्रश्न है, किस विकल्प में युग्म शब्द, युग्म मतलब जोड़ा, शब्द का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है पूछा गया। जैसे ग्रह, ग्रह है तो ग्रह का अर्थ नक्षत्री होता है, ग्रह का अर्थ घड़ी होता है, ये सही है। प्रेक्षक, प्रेषक। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है उल्टा, जो प्रेक्षक होता है वो देखने वाला होता है जबकि प्रेषक होता है भेजने वाला। तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा क्योंकि इसमें जो युग्म शब्द है उसका अर्थभेद सुमेलित नहीं है, उल्टा दिया गया है, बाकी सभी सही हैं। 20वां प्रश्न है, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। देखिए परीक्षाओं में कई बार जो हैं अशुद्ध शुद्ध शब्द पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी है शुद्ध शब्द लिखने की बार बार, ताकि आप आसानी से पता लगा सके। तो देखिए जो उच्छृंखल है ये यहाँ पर गलत दिया गया है, इसे आप कमेंट में इसका सही जो रूप है वो लिखकर बताएंगे। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? गुण संधि जो कि स्वर संधि का ही एक भाग है। सर्वेश्वर, गंगोर्मी, महर्षि या पृथ्वीश्वर। तो देखिए सर्वेश्वर, गंगोर्मी, महर्षि ये तीनों गुण संधि के उदाहरण हैं, लेकिन पृथ्वीश्वर ये क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी लास्ट में क्या आ रहा है? ई, और ईश्वर। तो देखिए ये क्या हो गया? पृथ्वीश्वर, यानी कि बड़ी ई की मात्रा 2 ई मिली और वो बड़ी ई में बदल गई, तो ये क्या हो गया? दीर्घ संधि, जबकि गुण संधि नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पृथ्वीश्वर है गुण संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि किसका है? दीर्घ संधि है। 23वां प्रश्न है, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो उपसर्ग जो शुरू में लगते हैं, अतिक्रमण, अत्याचार, अतिथि या अतिरिक्त। तो देखिए अतिक्रमण में अति उपसर्ग है, अत्याचार में भी क्या है? अति, अति उपसर्ग है, अति धन आचार, अत्याचार। अतिरिक्त में भी अति उपसर्ग है। अतिथि, इसमें अगर देखें उपसर्ग तो इसमें क्या है? अतिथि। तिथि का अर्थ क्या होता है? दिनांक, यानी कि जिसके आने की तिथि ना हो, यानी मेहमान। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो क्या है? अ। अतिथि में कौन सा उपसर्ग है? अ। तो हमसे पूछा गया अति नहीं है, तो यही है सही।
24वां प्रश्न, निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? तो जिसमें ऐसा शब्द समूह जिसमें सभी क्या हैं पुत्री शब्द के पर्यायवाची, तो वो सभी यहाँ पर देखिए। तो इसमें से देखिए जो चौथा ऑप्शन है तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा, ये सभी पुत्री शब्द के पर्यायवाची हैं, तो आंसर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है 25वां, द्विज शब्द का सही अर्थ समूह है। तो अगर आप सभी आंसर देखें तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा, पक्षी, दांत, चंद्रमा। तो ये कई बार पूछा गया है द्विज का, ये आप याद कर लेंगे। 26वां प्रश्न, देखिए कई बार प्रश्नों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, उन्हें देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए जरठ, जठर, इस शब्द युग्म का अर्थ है। तो देखिए जो जरठ होता है उसका अर्थ होता है वृद्ध या बूढ़ा। तो कौन से में है? देखिए इसमें है, दूसरे ऑप्शन में भी है, चौथे ऑप्शन में भी है। और दूसरा है जठर, जठर का अर्थ क्या होता है? आपने सुना होगा जठर अग्नि, यानी कि जब पेट में कुछ हो जाता है तो क्या कहते हैं? जठर अग्नि, जठराग्नि यानी कि पेट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। जठर का अर्थ होता है वृद्ध या बूढ़ा, जठर का होता है पेट। 27वां प्रश्न है, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो देखिए 4 दिशाएं तो होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसके बीच में भी 4 दिशाएं और होती हैं। तो हमसे पूछा गया है पूर्व और उत्तर के मध्य, ये उत्तर है, तो इसके मध्य ये वाली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? ईशान, वायव्य, आग्नेय या नैऋत्य। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईशान। तो ये कौन सी दिशा हो गई? ईशान। और ये जो नीचे है पूर्व और दक्षिण, ये कौन सी होती है? ये होती है आग्नेय दिशा। बाकी ये जो उत्तर और पश्चिम दिशा है ये क्या होती है? वायव्य। और पश्चिम और दक्षिण ये कौन सी होती है? लास्ट जो बची है नैऋत्य। ये आप ध्यान दीजिएगा। 28वां प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं शुद्ध अशुद्ध परीक्षाओं में। तो यहाँ पर अगर आप की रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप समझ सकते हैं, पहला ऑप्शन है 100 उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। 100 उदाहरण क्या होता है? ये खुद ही क्या है? उदाहरण सहित। इसका पूरा अर्थ क्या है? उदाहरण सहित। तो यहाँ पर ये सहित एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। अगर हो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? 100 उदाहरण उत्तर दीजिए, ये सहित दोबारा आ चुका है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आज के इस पेपर का जो 30वां प्रश्न है और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो है, बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, यह अर्थ का बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हाथी के पाँव में सबका पाँव समाए। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न पत्र था इसका ये पहला भाग था। आज हमने देखे 30 प्रश्न, तो इसके अगले भाग में हम कुछ और इसको हम पेपर को पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से संबंधित आपके जो भी सुझाव हों आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और ऐसे व्यूअर्स जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी है, चाहे टीजीटी है, या यूटेट, चाहे सीटेट है, या स्टेट की जो टेट की एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।